Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. कोई भी एक संख्या सोचिए, मतलब चाहे वो छोटी सी संख्या 5 हो या फिर 50 लाख जैसी कोई बहुत बड़ी संख्या। और आप उस पर बस दो बहुत ही आसान से गणित के नियम लगाइए। हाँ, एकदम आसान नियम। और आप देखेंगे कि कुछ ही स्टेप्स के बाद वो संख्या एक ऐसे अदृश्य चक्रव्यूह में फंस जाएगी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के सबसे महान दिमाग और जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं ना, वो आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अरे बाप रे, तो यही तो इस विषय की सबसे बड़ी खूबी है। हम अक्सर क्या मानते हैं कि गणित सिर्फ हिसाब किताब का एक टूल है। जैसे किराने का बिल जोड़ना हो या कोई एग्जाम पास करना हो। हाँ, अक्सर लोग गणित को बहुत बोरिंग मानते हैं, लेकिन जब हम इन संख्याओं के पैटर्न की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हर संख्या की अपनी एक अलग कहानी है। सही कहा। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है वो ठीक यही है। हम आज नंबर प्ले यानी संख्याओं के इसी छिपे हुए खेल को डिकोड करने वाले हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये सिर्फ कोई जादू या ट्रिक्स नहीं है। ये दिखाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितने लॉजिकल तरीके से काम करता है। तो आज की इस चर्चा में हम कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर असल जिंदगी के लॉजिक तक में बहुत काम आते हैं। एकदम सही। और मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि इस डीप डाइव में हमारा फोकस सिर्फ ट्रिक्स रटने पर नहीं होगा, बल्कि हम ये समझेंगे कि ये ट्रिक्स काम कैसे करती हैं। तो चलिए मैम, इस लॉजिकल दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल पहेली से। हाँ, हाइट पजल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। मान लीजिए कि कुछ बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े हैं। अब हर बच्चे को एक नंबर पुकारना है। और वो नंबर क्या होगा? वो नंबर इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके ठीक बाएं या दाएं खड़े पड़ोसियों में से कितने लोग उससे लंबाई में बड़े हैं। अच्छा, मतलब स्पेस और पोजीशन का लॉजिक लग रहा है यहाँ। तो अगर कोई बच्चा 0 पुकारता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका कोई भी पड़ोसी उससे लंबा नहीं है। हाँ, यानी या तो वो अपने आसपास के लोगों में सबसे लंबा है या कम से कम उनके बराबर की हाइट का है। सही। और अगर वो 1 पुकारता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके बाएं या दाएं में से कोई एक ही पड़ोसी उससे लंबा है। एक सेकंड, तो फिर अगर कोई बच्चा 2 पुकारता है तो इसका मतलब होगा कि उसके दोनों तरफ खड़े बच्चे, बाएं वाला भी और दाएं वाला भी, दोनों उससे लंबे हैं। मतलब वो एक तरह से 2 लंबे लोगों के बीच में फंसा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विजुअल बन गया। अब यहीं पर ना प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा रैंक बूस्टर लॉजिक काम आता है। रैंक बूस्टर? वो कैसे? देखो, जब कोई इस पंक्ति को ध्यान से देखता है तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। जो लोग पंक्ति के बिल्कुल दोनों सिरों पर खड़े हैं, मतलब जो एकदम शुरुआत में और एकदम आखिर में खड़े हैं, बिल्कुल, वो लोग कभी भी 2 नहीं बोल सकते। जरा सोचने दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एकदम कोने पर खड़ा है उसका तो केवल एक ही पड़ोसी है। यही तो कैच है। जब आपका पड़ोसी ही सिर्फ एक है तो आपके दोनों तरफ आपसे लंबे लोग कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अधिकतम संख्या उनके लिए 1 ही हो सकती है। और सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो लोग अक्सर बिना सोचे समझे इस पर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस शुरू कर देते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। इस पजल का मेन मकसद ही यही है कि आपको हमेशा बाउंड्रीज यानी सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा मैम, अगर मुझे इस खेल में एक छोटा सा बदलाव करना हो, जैसे मान लीजिए कि हम किसी मूवी थिएटर की लाइन में खड़े हैं। ठीक है। तो क्या ऐसा संभव है कि उस लाइन में खड़ा हर एक व्यक्ति 0 पुकारे? ये एक बहुत ही तगड़ा और क्रिटिकल सवाल है। अगर हम इस लॉजिक को उसकी चरम सीमा तक ले जाएं, तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पर कैसे? मतलब अगर लाइन में 10 लोग हैं तो कोई ना कोई तो किसी से लंबा या छोटा होगा ही ना। यही तो एग्जामिनर का ट्रैप होता है। क्या हो अगर उस लाइन में खड़े हर एक व्यक्ति की ऊंचाई बिल्कुल एक समान हो? ओह! हाँ, अगर सबकी हाइट इंच दर इंच एकदम बराबर है तो कोई भी किसी से लंबा नहीं होगा। हर व्यक्ति यही देखेगा कि उसका पड़ोसी उसके बराबर है, लंबा नहीं। अरे हाँ, इसलिए हर कोई 0 पुकारेगा। मतलब बिना किसी को लंबा या छोटा बनाए हमने पूरी लाइन को ही 0 कर दिया। एकदम सही। और ये तो हुई एक सीधी पंक्ति यानी 1 डायमेंशनल बात।
1D लॉजिक। हाँ, लेकिन असल जिंदगी और जो टफ एग्जाम्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक सीधी लाइन तक सीमित नहीं रहते। सही बात है। तो जब हम एक सीधी लाइन से निकलकर 2 डायमेंशनल ग्रिड्स की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? तब संख्याओं का ये खेल सुपर सेल्स में बदल जाता है। और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर सेल, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना? लेकिन इसका सिद्धांत बहुत ही शानदार है। मान लीजिए आपके सामने संख्याओं का एक ग्रिड है, जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है ना। हाँ, बहुत सारे बॉक्सेस। बिल्कुल। इस ग्रिड में कोई भी एक सेल सुपर सेल तब कहलाता है जब उसके अंदर लिखी संख्या अपने सभी आसपास के पड़ोसियों से पूरी तरह बड़ी हो। लेकिन यहाँ पड़ोसी की परिभाषा में पक्का कोई कैच होगा। बिल्कुल है, और यही वो जगह है जहाँ पेपर सेट करने वाले जाल बिछाते हैं। यहाँ पड़ोसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स हैं जो उस सेल के ठीक ऊपर, ठीक नीचे, ठीक बाएं और ठीक दाएं हैं। तो अगर कोई सेल विकर्ण में हो, मतलब तिरछी दिशा या डायगोनल में हो, तो उसे पड़ोसी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं। तिरछे सेलों को पूरी तरह से इग्नोर करना होता है। आपको डायगोनल्स कभी नहीं गिनने हैं। अच्छा, अगर मैं इसे एक विजुअल उपमा दूं, हाँ बताइए। तो एक सुपर सेल उस राजा की तरह है जो युद्ध के मैदान में अपने ठीक आगे, पीछे, दाएं और बाएं खड़े सभी सैनिकों से कद में बड़ा है। बहुत बढ़िया। और जो तिरछे खड़े सैनिक हैं, उनसे उसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। ये राजा और सैनिकों वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है। अब इस ग्रिड को जल्दी से हल करने का एक बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। इसे एक ट्रिक की तरह याद रखिए। हाँ, ट्रिक्स तो सबको पसंद है, बताइए। किसी भी पूरे ग्रिड में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, मतलब एब्सोल्यूट लार्जेस्ट नंबर, हाँ, वो हमेशा हर हाल में एक सुपर सेल होती है। लॉजिक भी यही कहता है। अगर वो पूरे साम्राज्य में ही सबसे बड़ा राजा है तो अपने 4 पड़ोसियों से तो बड़ा होगा ही। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं मैम, हाँ पूछिए। क्या इस ग्रिड की सबसे छोटी संख्या कभी सुपर सेल हो सकती है? अरे नहीं, ये तो गणित के हिसाब से असंभव है। क्यों? क्योंकि सुपर सेल बनने की पहली और इकलौती शर्त ही यही है कि आपको अपने पड़ोसियों से बड़ा होना पड़ेगा। अगर आप पूरे ग्रिड में सबसे छोटे हैं तो आप किसी से भी बड़े कैसे हो सकते हैं? मतलब सबसे छोटी संख्या कभी राजा नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। एक और चीज जो ग्रिड्स में ध्यान रखने वाली है वो ये कि सुपर सेल ढूंढने के लिए सबसे आसान जगह हमेशा ग्रिड के कोने होते हैं। कॉर्नर्स? एक सेकंड, ऐसा क्यों? इसके पीछे प्योर ज्योमेट्री है। ग्रिड के बीच वाले किसी भी सेल के 4 पड़ोसी होते हैं, है ना? हाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन जो सेल बिल्कुल कोने में बैठा है उसके सिर्फ 2 ही पड़ोसी होते हैं। ओह, तो जब मुकाबला सिर्फ 2 लोगों से हो तो उनसे बड़ा होना और सुपर सेल का खिताब जीतना बहुत आसान हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत तगड़ा लॉजिक है। और मुझे लगता है कि इन्हीं बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच हमारा दिमाग कैसा धोखा खाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, यही तो हमारा अगला पड़ाव है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन का जाल। हम बचपन से नंबर लाइन बनाते आए हैं। बाएं से दाएं जाने पर संख्याएं आरोही क्रम में बढ़ती हैं, मतलब बाएं तरफ छोटी और दाएं तरफ बड़ी। एकदम सही। लेकिन जब 5 या 6 अंकों की बड़ी संख्याएं सामने आती हैं ना, तो अच्छों का दिमाग विजुअल ट्रैप में फंस जाता है। विजुअल ट्रैप? जैसे कैसे? ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। हमारा दिमाग बाएं से दाएं पढ़ने का आदी होता है। अब जैसे 2 नंबर लीजिए, 9590 और 9950। ठीक है, 95, 90 और 99, 50। हाँ, अब जब एग्जाम के प्रेशर में कोई तेजी से पढ़ रहा होता है तो दिमाग शुरुआत के 9 और अंत के 0 को देखकर दोनों को एक जैसा मान लेता है। हाँ, सच में एक नजर में दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो ऐसे फंसाने वाले सवालों से बचने का क्या तरीका है? इसके लिए आपको डिजिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। सबसे पहला और अचूक नियम है, हमेशा सबसे पहले अंक गिने। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। हाँ, चाहे शुरुआती अंक कुछ भी हो, 5 अंकों वाली संख्या हमेशा 4 अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन हड़बड़ी में लोग यही गलती करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है कॉमा का सही इस्तेमाल। जैसे अगर 96,301 लिखा है तो उसे एक साथ पढ़ने के बजाय उसके बीच में कॉमा लगा दें। हाँ, 1000 के अंक के बाद कॉमा लगा दें तो हमारा दिमाग उसे एक ही झटके में प्रोसेस कर लेता है। ये तो एक तरह का मेंटल चंकिंग हो गया, जहां हम बड़ी चीजों को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ रहे हैं। और इसी मेंटल मैथ का यूज बड़ी कैलकुलेशंस में भी होता है। मान लीजिए आपको 38,800 को जोड़ना है।
सुनने में ही भारी लग रहा है ना? लेकिन अगर हमारा दिमाग उसे 25,000 प्लस 13,000 प्लस 400 के ब्लॉक्स में तोड़ ले, अरे हाँ, तब तो कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाएगी। हमेशा 10, 100 या 1000 के मल्टीपल्स बनाने का टारगेट रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अब इसी जासूसी नजर को थोड़ा और तेज करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछिए। अगर आप एक जासूस हैं, तो बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कोई विशिष्ट अंक, मान लीजिए 7, कितनी बार आता है? मुझे सोचने दीजिए। 7, 17, 27, 37। ज्यादातर लोग शायद कहेंगे कि 10 या 11 बार। और यही वो एग्जाम में नंबर कटवा लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इकाई के स्थान वाले 7 तो गिन लेते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस पूरी लाइन को भूल जाता है जहां 7 दहाई यानी टेंस की प्लेस पर होता है। ओहो, 70, 71, 72 वाली पूरी लाइन। बिल्कुल। इकाई के स्थान पर 7 आता है 10 बार और दहाई के स्थान पर 7 आता है 10 बार। मतलब 70 से लेके 79 तक। हाँ, तो कुल मिलाकर 1 से 100 के बीच 7 ठीक 20 बार आता है। और ये नियम 1 से 9 तक के हर अंक पर लागू होता है। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है ना? जिसे सबको अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब जासूसी का एक और बहुत क्रिटिकल मामला है जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या? अंकों का योग और अंकों की संख्या। सम ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स। हाँ, इन दोनों के बीच कंफ्यूज होना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अंकों की संख्या का मतलब है कि कोई नंबर कितने अंकों से बना है, जैसे 68 में 2 अंक हैं। ठीक है। लेकिन अंकों का योग का मतलब है उन अंकों को आपस में जोड़ना, यानी 6 + 8 = 14। एक सेकंड, अगर मुझे एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसके अंकों का योग 14 हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे आप रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कीजिए। ट्राई करता हूँ। अगर मुझे सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो मुझे कम से कम अंकों का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। और कम अंक रखने के लिए मुझे हर एक अंक की वैल्यू सबसे बड़ी रखनी होगी। तो मैं सबसे बड़े सिंगल डिजिट 9 से शुरुआत करूंगा। इसे मैं आखिरी में यानी इकाई के स्थान पर रख देता हूं। एकदम सही। अब आपको टोटल 14 चाहिए और आपके पास 9 आ चुका है। तो 14 में से 9 गए, बचे 5। इस 5 को मैं 9 के आगे रख देता हूं, तो संख्या बन गई 59। बहुत बढ़िया। अगर आप 68 या 77 लेते तो उनका योग भी 14 ही होता, लेकिन 59 उन सब में सबसे छोटी है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत ही कमाल का उदाहरण है। मैंने ये समझा कि बड़ी वैल्यू के अंकों को दाईं ओर धकेलने से संख्या छोटी रहती है। यही तो नंबर प्ले की खूबसूरती है। मैम, संख्याओं को इस तरह मोड़ने और पलटने से मुझे समरूपता यानी सिमेट्री का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, पैलिंड्रोम। हाँ, पैलिंड्रोम। ये वास्तव में गणितीय समरूपता का सबसे अच्छा विजुअल है। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं, उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे 121। हाँ, या फिर 848। एकदम एक शीशे की तरह। बिल्कुल। और अगर 5 अंकों की बात करें तो सबसे छोटा पैलिंड्रोम है 10,001 और सबसे बड़ा है 99,999। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ किताबों में नहीं मिलते, हमारी घड़ियों और कैलेंडरों में भी छिपे होते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई तारीख हो 11 फरवरी 2011, इसे अंकों में लिखें तो 11/02/2011। अरे हाँ, ये भी दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाएगा। और घड़ियों में तो बहुत होता है। मान लीजिए आपकी डिजिटल घड़ी में अभी 10:01 हो रहे हैं, 10:01, जो खुद एक पैलिंड्रोम है। तो अगला पैलिंड्रोम समय कब होगा? ये एग्जाम की एक क्लासिक पजल है। 10:01 के बाद की सीरीज सोचिए। 10 बजकर कुछ और तो पैलिंड्रोम हो नहीं सकता, क्योंकि शुरू में 10 है तो अंत में 01 ही आना चाहिए। बिल्कुल। यानी हमें घंटे को बदलना होगा। 10 के बाद आता है 11, जो अगला समय होगा 11:11। एकदम सही। और 10:01 से 11:11 के बीच का फासला ठीक 70 मिनट का है। अरे वाह! और पता है, पैलिंड्रोम बनाने का एक जादुई तरीका भी है, जिसे रिवर्स एंड ऐड यानी उल्टा और जोड़ो ट्रिक कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 34। ठीक है, अब इसे पलट दीजिए। 34 को पलटा तो बना 43। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 34 + 43, ये हुआ 77। अरे, हमें एक पैलिंड्रोम मिल गया। हाँ, और अगर पहली बार में पैलिंड्रोम न मिले तो आप उस नए नंबर को फिर से पलट कर जोड़ सकते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक पैलिंड्रोम न मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए मैम। हाँ, पूछिए। ये बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है।
क्या दुनिया की हर एक संख्या इस नियम को मानती है? क्या कोई ऐसी ढीठ संख्या नहीं है जो पैलिंड्रोम बनने से ही इनकार कर दे? यहीं पर गणित अपना एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने रखता है। एक संख्या है 196। 196? हाँ, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स ने इस संख्या को लाखों करोड़ों बार पलटकर और जोड़कर देख लिया है। बाप रे। संख्याएं अरबों डिजिट्स तक पहुंच गई हैं, लेकिन आज तक 196 से शुरू करके कोई पैलिंड्रोम नहीं मिला है। 196 का रहस्य, ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह लग रहा है। बिल्कुल, कोई भी ये साबित नहीं कर पाया है कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और ये पैलिंड्रोम क्यों नहीं बनाता। मतलब विज्ञान और गणित में कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी भी सुलझने बाकी हैं। हाँ, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से डिकोड कर लिया गया है। हाँ, और एक ऐसा ही बड़ा रहस्य सुलझाया था एक भारतीय गणितज्ञ ने, D.R. कापरेकर। बिल्कुल सही। कापरेकर का जादुई कांस्टेंट 6174, इस नंबर ने पूरी दुनिया के गणितज्ञों को हैरान कर दिया था। तो ये कांस्टेंट कैसे काम करता है? कापरेकर का ये नियम 4 अंकों वाली संख्याओं के व्यवहार की एक बहुत ही अनोखी कहानी है। इसका तंत्र समझने में बहुत मजा आता है। चलिए मैं इसे लाइव आजमा कर देखता हूँ। इसके नियम क्या है? आपको कोई भी 4 अंकों की संख्या चुननी है। शर्त बस इतनी है कि उसमें कम से कम 2 अंक अलग-अलग होने चाहिए। ठीक है, मैं चुनता हूँ 6382, 6382। अब इन 4 अंकों को इस तरह अरेंज करें कि एक बार सबसे बड़ी संख्या बने और एक बार सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैं अंकों को घटते क्रम में रख देता हूँ। तो ये बनेगा 8632, 8632। और सबसे छोटी के लिए बढ़ते क्रम में रखिए। तो वो हो जाएगा 2368, 2368। अब क्या करना है? अब इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, 8632 में से 2368 घटाए तो आया 6264। अब ये जो नई संख्या मिली है, क्या इसके साथ भी यही करना है? जी हाँ, बिल्कुल, यही प्रोसेस दोहरानी है। 6264 से सबसे बड़ी बनी 6642, सबसे छोटी 2466, घटाने पर आया 4176। करते जाइए। फिर 4176 से किया तो बड़ी 7641 और छोटी 1467। जब 7641 में से 1467 घटाया तो उत्तर आया, अरे 6174। और आप पहुंच गए कापरेकर कांस्टेंट पर। ये तो सच में जादू है। जादू ये है कि आप दुनिया की कोई भी 4 अंकों की संख्या चुन लें। बस वो शर्त याद रखें, आप अधिकतम 7 चरणों में हमेशा 6174 पर ही पहुंचेंगे। लेकिन मैम, एक बार मैं 6174 पर पहुंच गया, फिर क्या? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप एक भंवर में फंस जाते हैं। एक लूप बन जाता है। लूप? वो कैसे? खुद करके देखिए। 6174 के अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7641 और सबसे छोटी 1467। जब आप इन्हें घटाएंगे तो उत्तर वापस 6174 ही आएगा। अरे हाँ, ये तो एक अंतहीन भंवर है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका कारण प्लेस वैल्यू और अंकों की सीमित संभावनाओं में छिपा है। जब आप अंकों को सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में रखकर घटाते हैं तो आप जानबूझकर उन अंकों के बीच के मैक्सिमम डिफरेंस को निकाल रहे होते हैं। अच्छा। ये प्रोसेस रिजल्ट्स को बहुत ही सीमित दायरे में धकेल देती है, जो आखिरकार 6174 पर आकर एक फिक्स्ड पॉइंट या लूप बन जाती है। अगर मैं नियम तोड़ने की कोशिश करूं तो मान लीजिए मैं बहुत आलसी हूं और मैं 1111 चुनता हूं जिसके सारे अंक समान हैं, तब तो ये भंवर काम नहीं करेगा ना? बिल्कुल काम नहीं करेगा। 1111 की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दोनों 1111 ही होंगी। हाँ। और घटाने पर 0 आएगा और खेल वहीं खत्म हो जाएगा, कोई भंवर नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम 2 अलग अंक होने चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे चक्रव्यूह की जो कापरेकर के भंवर से भी बहुत विशाल है। एक ऐसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड की संख्याओं को अपनी ओर खींचता है। आप कोलार्ड्स कंजेक्चर की बात कर रहे हैं? हाँ, कोलार्ड्स का रहस्य। इसे आप अंतरिक्ष के एक ब्लैक होल या एक कॉस्मिक मेज की तरह देख सकते हैं। इसके नियम इतने सरल हैं कि कोई बच्चा भी समझ ले, लेकिन इसे सिद्ध करना आज तक दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों के बस की बात भी नहीं रही। तो मैम, इसके नियम क्या कहते हैं? कोई भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर लें, अगर वो सम यानी इवन है तो उसे 2 से भाग दें। ठीक है, और अगर विषम यानी ऑड है तो? अगर वो विषम है तो उसे 3 से गुणा करें और उसमें एक जोड़ दें। बस इन 2 नियमों का पालन करते रहें। चलिए एक छोटी संख्या 6 लेकर देखते हैं। 6 इवन है तो उसे 2 से भाग दिया, आधा किया, आया 3। अब 3 ऑड है तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1 जोड़ा तो आया 10। अब 10 का आधा किया 5, 5 ऑड है
तो 5 को 3 से गुणा किया 15 और 1 जोड़ा तो 16। अब देखिए, संख्या एकदम से बड़ी हो गई 16। लेकिन अब क्या होगा? अब लगातार इवन संख्याएं आएंगी। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। और अगर आप 1 पर नियम लगाएं तो 1 ऑड है, हाँ, तो 1 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ा, अरे ये तो 4 हो गया। और 4 का आधा 2 और 2 का आधा फिर 1। बिल्कुल, ये 4 2 1 का एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। ये तो सच में ब्लैक होल जैसा है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इस नियम में एक तरह की रस्साकशी चल रही है। 3 से गुणा करना संख्या को बड़ा बनाने की कोशिश करता है और 2 से भाग देना उसे छोटा करने की। लेकिन अंत में जीत हमेशा भाग देने वाले हिस्से की ही होती है। हाँ, आप चाहे 50 लाख लें या कोई भी खगोलीय संख्या, ये गुरुत्वाकर्षण उसे खींचकर एक पर ही ले आएगा। क्या वैज्ञानिकों को पता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं। सुपर कंप्यूटर्स ने इसे अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्याओं के लिए चेक किया है और हर बार ये एक पर ही आकर रुकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या सच में अनंत तक की हर संख्या पर यह काम करेगा। आज की इस डीप डाइव ने सच में मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया है। मतलब हमने देखा कि कैसे हाइट पजल में एक जीरो पूरे वातावरण की कहानी कह देता है, और ग्रिड्स में सुपर सेल्स और कोनों का दबदबा कैसे काम करता है। हमने डिजिट डिटेक्टिव बनकर मेंटल ट्रैप से बचना भी सीखा, और फिर 196 का अनसुलझा रहस्य, काप्रेकर का गणितीय भंवर 6174 और अंत में कोलैट्स का वो विशाल ब्लैक होल जो हर संख्या को एक पर लाकर छोड़ देता है। ये सब इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि गणित इंसान का बनाया हुआ केवल एक टूल नहीं है। कोलैट्स और काप्रेकर जैसे पैटर्न्स बताते हैं कि ये ब्रह्मांड की अपनी एक छिपी हुई स्वतंत्र भाषा है जिसे हम बस डिस्कवर कर रहे हैं। यह हम सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। मैं तो कहूंगा कि अगली बार जब कोई अपने फोन का पासवर्ड टाइप करे या दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखे, तो सिर्फ कुछ अंक ही नजर नहीं आने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि क्या उस पासवर्ड में कोई काप्रेकर लूप छिपा है? क्या वो समय कोई पैलिंड्रोम है? क्या वो किसी कोलाट्स चक्रव्यूह का हिस्सा है? क्योंकि संख्याएं सिर्फ गणना नहीं है, वे एक बहुत गहरी कहानी बयां करती हैं। बस हमें वो कोड क्रैक करना आना चाहिए। और कौन जानता है, शायद दुनिया का कोई व्यक्ति कल ही उठकर 196 या कोलाट्स का रहस्य सुलझा ले। हाँ, विज्ञान में कुछ भी संभव है। बिल्कुल। जब तक वो रहस्य नहीं सुलझता, तब तक इन पैटर्न्स को खोजना जारी रखना होगा। आप लोग खुद भी कुछ संख्याओं के साथ काप्रेकर या कोलाट्स का नियम आजमा कर देखिए, बहुत मजा आएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और नई खोज के साथ। तब तक के लिए पैटर्न्स तलाशते रहिए। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।